Welcome to all. Today we have discussed about design of squirrel cage rotor. In the previous lecture we study about design of stator, design of main winding, find out specific magnetic loading, specific electric loading and some example based on design of stator. Now find out design of rotor. First we study about number of rotor slot. Actually the selection of number of rotor slot in a squirrel cage motor is a very important factor. And if we make good design, we have to choose a better rotor slot. If we choose some certain value of rotor and stator slot, we observed motor behavior very peculiar. With the stator and rotor, a slot number we have choose is not suitable. The motor refused to start or may crawl at some synchronous speed. And also, some cases it make noise and due to it makes a vibration. Now we will see how these effects are done. And this type of effect are done due to harmonic field. एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमारी जो मोटर है वहाँ पर जो स्टेटर और रोटर के स्लॉट हमने जो लिए हुए हैं वो रोटर और स्टेटर के स्लॉट हमने जो सूटेबल नहीं लिए तो जो मोटर है वो क्राउलिंग करने लगेगी या फिर मोटर स्टार्ट नहीं होगी और ज़्यादातर तौर पर मोटर में नॉइस प्रोड्यूस होगा, जो वाइब्रेशन होगा उसके कारण नॉइस प्रोड्यूस होगा और हो रही है। ये जो सारे इफेक्ट है वो हार्मोनिक फील्ड जो है उसके कारण ये सब इफेक्ट हमें देखने मिलती है। अब हार्मोनिक फील्ड जो है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हार्मोनिक फील्ड जो है वो वाइंडिंग या स्लोटिंग या फिर सेचुरेशन या फिर अगर कोई एयर गैप है उसमें कोई इरेगुलरिटी हो उसके कारण हमें हार्मोनिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है मोटर के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये हार्मोनिक फील्ड है, एक्चुअल में हार्मोनिक फील्ड मोटर के अंदर क्या काम करती है या इसकी इफेक्ट क्या होती है मोटर के अंदर। तो जो हार्मोनिक फील्ड अगर मोटर में प्रोड्यूस होगी तो हमारे जो एक्चुअल में जो मोटर की फंडामेंटल जो फील्ड है वो फंडामेंटल फील्ड के साथ हार्मोनिक फील्ड जो है वो सुपरपोस्ट हो जाएगी, यानी कि वो जो हार्मोनिक फील्ड है वो हार्मोनिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस करेगी और हार्मोनिक फील्ड जो ईएमएफ इंड्यूस करेगी उसके कारण जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा और हार्मोनिक करंट जो है वो मोटर में से फ्लो होगा और जो हार्मोनिक करंट है वो हमारे जो नंबर ऑफ टर्न है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसके कारण वहाँ पर भी हमें टॉर्क मिलेगा, जो हार्मोनिक टॉर्क हमें मिलता है। तो अब क्या होगा, उसके कारण क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर हमें एक लो स्पीड मोटर मिलेगी, यानी कि हम अज्यूम करेंगे कि जो मोटर है हमारी एक्चुअल मोटर उसके अंदर ही हमें लो पावर मोटर उसी शाफ्ट में हमें मिल रही है। तो हमारी जो टोटल फील्ड यानी कि टोटल टॉर्क हमें जो मिल रहा है वो टोटल टॉर्क हमारे मोटर का फंडामेंटल टॉर्क और हमारा हार्मोनिक टॉर्क वो दोनों को मिला के हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले हार्मोनिक फील्ड, उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, करंट टर्न के साथ इंटरेक्ट होगा और उसके कारण हार्मोनिक टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो वो हमारे जो मेन फंडामेंटल टॉर्क है उसके साथ मिल जाएगा। अब जो हार्मोनिक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ जो हार्मोनिक फील्ड के कारण, और हार्मोनिक फील्ड जो है वो यहाँ पर पोल जनरेट करेगी और जो हार्मोनिक पोल है वो हमारे जो फंडामेंटल पोल्स है उससे उसके नंबर जो है वो ज़्यादा होंगे, उसके कारण हमें क्या जो हमारी स्पीड है वो लोअर सिंक्रोनस स्पीड पर मिलेगी और जो हार्मोनिक फील्ड है वो रिवॉल्व होगी, वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब बात करते हैं हम वून रोटर और स्क्विरल केज रोटर के अंदर जो हार्मोनिक्स हमें प्रोड्यूस होगा उसकी इफेक्ट दोनों में अलग अलग क्या मिलती है। अब जो हार्मोनिक है एक्चुअल में
स्क्विरल केज रोटर है उसका जो वाइंडिंग हम लेते हैं वो मल्टी फेज वाइंडिंग होगा, और उसके कारण क्या होगा कि वो जो हार्मोनिक करंट है वो उसके अंदर ही सर्कुलेट करता रहेगा, यानी उसकी इफेक्ट जो है वो स्क्विरल केज रोटर में हमें ज़्यादा मिलेगी वूल रोटर की जगह पर। तो स्क्विरल केज रोटर का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें नंबर ऑफ रोटर स्लॉट है उसकी डिज़ाइन की जो इम्पोर्टेंस है वो स्क्विरल केज में बढ़ जाएगी वूल रोटर की जगह पर। ड्यू टू दिस हार्मोनिक field stray losses are also produced, and due to this heat are increased. So उसके कारण स्ट्रे लॉसेस भी बढ़ेगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो अब हम देखते हैं जो हार्मोनिक्स है वो इंडक्शन मोटर में कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे हार्मोनिक्स इन इंडक्शन टॉर्क्स, हार्मोनिक इंडक्शन टॉर्क्स। So we have know that a three-phase winding carry a sinusoidal current. So harmonics are produced in order of 6n plus or minus 1. यहाँ पर n जो है वो हमें इंटीजर मिलेगा। So now if we take n is equal to 1, we get 6 into 1 plus 1 which is equal to 7. And if we take 6 into 1 minus 1, so we get a value is 5th. So यहाँ पर अगर n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो हमें 7th हार्मोनिक और 5th हार्मोनिक की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव उसका मीनिंग क्या है कि पॉजिटिव मीन्स मोमेंट ऑफ हार्मोनिक इज विद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंड नेगेटिव मीन्स मोमेंट ऑफ हार्मोनिक इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब जो ये 7th और 5th हार्मोनिक जो है वो क्या करेगा कि वो जो हमारे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है मोटर की उसके अंदर डीप प्रोड्यूस करेगा। सो विद दिस सर्टेन स्टेटर एंड रोटर स्लॉट दिस डीप बिकम सिग्निफिकेंट वैल्यू। सो ड्यू टू दिस मोटर कैन नॉट एक्सेलरेट टू इट्स रेटेड स्पीड एंड कंटिन्यू टू रोटेट एट स्पीड लिटिल लोअर देन द 1/8 सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्चुअल में हमारे जो ये जो डीप है हमारी टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो डीप मिलता है वो डीप की वैल्यू स्टेटर और रोटर स्लॉट जो हमने लिए हुए हैं उसके कारण उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और उसकी वैल्यू बढ़ने के कारण जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड वो घट जाएगी। वो कितनी घटेगी कि जो हमारे जो नंबर ऑफ हार्मोनिक हमारे जो है उसकी 1/nth वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमने 7th लिए है तो 1/7 जितनी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो कट जाएगी, और वो जो इफेक्ट है उसको हम क्राउलिंग बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज हार्मोनिक सिंक्रोनस टॉर्क। हियर वी सी दैट हार्मोनिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर एंड द रोटर। इफ दिस हार्मोनिक्स आर सेम ऑर्डर and we can say that a speed is same, so they will lock together and give rise to powerful synchronous torque. Now due to this motor motor crawls at constant speed, or we can say that a subsynchronous speed. So here we noted that if crawling is done due to synchronous action, then crawling speed is constant. And while if crawling is due to induction action, then crawling speed may be changed due to load. So in some cases, or we can say special case, a stator and rotor slots are equal. And if the stator slots and rotor slot are equal, what happen? The harmonic speed of stator and rotor matches. So the speed are equal, and harmonics of every orders would try to exert synchronous torque at their corresponding synchronous speed. Which what is the mean of that? अगर हार्मोनिक स्पीड जो है स्टेटर और रोटर की दोनों की मैच होती है, और उसके साथ साथ मतलब हार्मोनिक जो डिफरेंट ऑर्डर के जो हार्मोनिक है उसकी जो टॉर्क है सिंक्रोनस टॉर्क वो भी मैच होता है। सो ड्यू टू दिस मशीन रिफ्यूज टू स्टार्ट, और उसके कारण मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। दिस फेनोमेना इज नोन एज अ कोगिंग, और उस फेनोमेना को हम कोगिंग कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे वाइब्रेशन एंड नॉइज।
Now vibration and noise. When the induction motor run, rotor moves and simultaneously teeth continuously move, and which is move respect to stator teeth. And due to this rotation, flux density in the air gap rapidly change. This change produces change in force between stator and rotor teeth. Now due to this varying force, vibration is set up. In machine, with few poles the vibration becomes large and noise produced in induction motor due to the unbalanced magnetic pole. When the rotor runs, the unbalanced magnetic pole moves round the air gap and with a defined speed, and it cause rotor to vibrate. So यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है अगर रन करेगी, इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है वो रन होगा, यानी यानी कि जो रोटर के टीथ है वो साइमल्टेनियसली उसके साथ मूव करेंगे, और जो साइमल्टेनियसली रोटर मूव करेगा उसके कारण जो फ्लक्स डेंसिटी है जो एयर गैप की वो रैपिडली चेंज होगी, और फ्लक्स डेंसिटी जब यहाँ पर चेंज हो रही है उसके साथ जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो भी वेरिंग मिलेगा, और उसके कारण जो वाइब्रेशन है वो रोटर में सेटअप होगा। और मशीन में जो पोल है, अगर मशीन है उसके अंदर जो पोल हमने लिए हुए हैं उसकी नंबर जो है वो कम हो गए तो ये जो वाइब्रेशन है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। ये जो नॉइस प्रोडक्शन है इंडक्शन मोटर के अंदर वो अनबैलेंस मैग्नेटिक पूल के कारण मिलता है। जो अनबैलेंस मैग्नेटिक पूल है वो हमने द लेंथ ऑफ एयर गैप हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने अनबैलेंस मैग्नेटिक पूल के बारे में समझा था। सो व्हेन द रोटर रन्स द अनबैलेंस मैग्नेटिक पूल्स मूव राउंड द एयर गैप at a defined speed and it causes the rotor to vibrate. Now here we see that some analysis are there for vibration torque produced. Here we see that stator slot minus rotor slot which is equal to plus or minus 1 plus or minus p. So this equation we get due to this value the vibration is produced in induction motor. So from the above relationship we can say that a rotor with an odd number of slot is undesirable from the point of view of noise and vibration. Now the next one is voltage ripples. In the induction motor harmonic field are produced in stator and rotor. So the harmonic field produced by the stator produce harmonic current in the rotor which in turn reflect the backward additional harmonic field in the stator, and due to these ripples are produced in the terminal voltage and also iron losses are increased. So अगर यहाँ पर हार्मोनिक फील्ड जो है वो स्टेटर और रोटर दोनों में प्रोड्यूस हो रहा है, और हार्मोनिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टेटर में वो हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस करेगा रोटर के अंदर, और वो जो हार्मोनिक करंट है वो फिर से स्टेटर को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि स्टेटर में कट होगा, और उसके कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें हम रिपल्स देखने को मिलेगी और आयरन लॉसेस जो है वो इंक्रीज होगा। सो दिस वोल्टेज रिपल्स प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी करंट इन द सप्लाई लाइन्स विच इन टर्न में प्रोड्यूस इंटरफियरेंस विद द कम्युनिकेशन सर्किट। और ये जो वोल्टेज रिपल्स प्रोड्यूस होगा, एक्चुअल में जो वोल्टेज रिपल्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट इन द सप्लाई लाइन्स, और वो जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट सप्लाई लाइन में प्रोड्यूस हो रहा है वो जो कम्युनिकेशन सर्किट है उसके साथ इंटरफेरेंस करेगा। नाउ सम रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द रोटर स्लॉट. So here we see the different rules for selecting the rotor slot in a squirrel cage induction motor. First one we see in the here SR which is not equal to SS. As per the above discussion, the number of rotor slots should not be equal to the number of stator slot because it causes cogging in the induction motor, and which we described above in this lecture. So here number of rotor slot either be large or smaller than the stator. Generally for good design, we take rotor slot 15 to 30% larger or smaller than the number of stator slot. The second one is SS minus SR which is equal to P or 2P or 5P.
So if we choose the value for the difference of stator and rotor slot, which is P or 2P or 5P, this value, so the forward rotating harmonics produced by the stator are equal to backward rotating harmonics by the rotor, and then machine crawls at sub-synchronous speed. Now the difference between number of stator and rotor slots should not be equal to 3P for three-phase machine in order to avoid magnetic locking. Now the fourth one, the difference between number of stator slot and rotor slot should not be equal to 1, 2, P plus or minus 1 or P plus or minus 2 to avoid noise and vibration. So now studying these rules for the selection of number of slot, we have concluded that the difference between stator slot and rotor slot should not be equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus P, plus or minus 2P, plus or minus 3P, plus or minus 5P, plus or minus P plus or minus 1, and plus or minus P plus or minus 2. Now here is some method to reduce harmonic effect. First one is chording. Harmonic MMF is reduced by reducing the stator winding MMF. This is achieved by chording the winding and by using the integral number of slot per pole per phase. A coil having a span less than 180 electrical degree, which is called a short pitch coil or a chorded coil. If the span of the coil is reduced by angle alpha, then coil span will be 180 minus alpha electrical degree. Due to this, it reduces the effect of distortion harmonic and the waveform of the generated voltage is improved and making it a sine wave or a sinusoidal waves for the voltage. Now the next one is an integral slot winding. An integral slot winding means that an integer number of slot per pole per phase. If there is a fractional slot per pole per phase value, then what happens? It creates asymmetrical MMF, and due to this, a distribution of harmonics in the air gap are produced. And due to this asymmetrical harmonics, noise and vibration are produced. So we choose an integral number of slot per pole per phase. Now third one, we see the skewing. In induction motor, many problems like noise, vibration, coggings are depending upon the selection of number of slot in the rotor and also the stator. Due to the certain selection of harmonic, due to the certain number of selection of rotor and stator slot, the harmonic effect are produced in the motor. Reducing or eliminate this effect, we have skewing the stator or the rotor. But generally in cases we are skewing the rotor, or we can say the rotor bar. These rotor bars are skewed by angle which is sufficient to cause induction of two equal and opposite harmonic EMF. So if we skew the rotor bars, when it produces a sufficient induction for the two equal and opposite harmonic, so it will destroy each other and effect of harmonic will reduce. And this bar must be skewed such that they should lie in the alternating harmonic pole of same polarity. So they are skewed through two pole pitch. तो यहाँ पर हम जो बार हमने लिए हुए हैं उसको हम इस तरह से पुट करते हैं, इस तरह से स्क्यूड करते हैं कि जो हार्मोनिक्स पोल है उसकी सेम पोलैरिटी हमें मिले और पोल पिच है वो हमें 2 मिले। तो यहाँ पर जो हार्मोनिक जो रोटर बार है उसको हम स्क्यूड करते हैं, उसका एंगल जो है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल ऑफ स्क्यू विच इज इक्वल टू
our value of pole pitch we taken 2, so into 360 by np, n which is the number of harmonic and p which is our number of pole. So we divided 360 divided by np into 2, we get the value of angle, so 720 by np which is our mechanical angle. So now we convert into electrical angle, we multiply with the p by 2 and we get 720 by np into p by 2. So value we find 360 by n electrical degree. So this is the angle of skew को जिस एंगल पर हम रोटर बार जो है हम उसको स्क्यू करेंगे वो हम फाइंड करेंगे 360 बाई एन की वैल्यू पर से, और जहाँ पर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हमें एलिमिनेट करना है उसके हिसाब से हम जो वैल्यू जो एंगल की है वो स्क्यू करेंगे. So now from this lecture we understood that for a squirrel cage rotor, selection of number of stator and rotor are most important, and when the number of rotor and stator are equal or the value of stator and rotor are unacceptable value, what happen? The harmonic field are produced, and due to this harmonic there is a noise and vibration are produced, and also cogging and crowding effect are produced. And we have to reduce this harmonic with the help of chording, integral slot winding and skewing of rotor bars. Now in this lecture we study about design of rotor slot for find out the design of squirrel cage rotor. Now in next lecture we study about design of rotor bars and design of end rings for a squirrel cage motor or a squirrel cage rotor. In design of rotor we study on finding out the rotor bar current and finding out the area of rotor bars, selection of shape of rotor bars, selection of rotor slot insulation, and design of end ring we study on how to find the end ring current and how we find the area of end ring. Thank you.